नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 9। इससे पहले दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो आपको बताना है सघोष महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन देखिए, क, ट, ज और ठ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे सघोष और घोष पूछे जाते हैं। ठीक है, सघोष यानी कि घोष और अघोष। ठीक है, सघोष को ही घोष कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सघोष या घोष व्यंजन में जो है प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और साथ ही साथ जो अघोष होता है, ठीक है, अघोष में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अघोष में पहला और दूसरा वर्ग आता है। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, यानी कि अघोष वे व्यंजन होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका घोष होता है, घोष में क्या होता है? इसमें कंपन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो घोष है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा तो होता है। ठीक है, मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे ना, जिसमें आपको मैंने बताया था क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग बताया था। तो उसको आपने याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, घोष में क्या क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। इसमें कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल एंड व। ठीक है, ये भी आपके किस में आते हैं? घोष में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? आपको बताना है पुरानी हिंदी नामकरण जो है किसने किया। ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? बताइए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है, प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार और आलोचनाकार हैं। इनका जन्म पूछा जा सकता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1883 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? जयपुर राजस्थान। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कहानियां आपको पूछी जा सकती हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, निबंध इनकी जो कहानियां हैं उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ निबंध है इनके इम्पोर्टेंट। देखिए, कहानियों की बात करें तो सबसे फेमस जो इनकी कहानी है दोस्तों वो है उसने कहा था। ठीक है, ये पूछा भी गया है, उसने कहा था। उसने कहा था दोस्तों, ये कहानी है किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और जो है दोस्तों कहानी है, एक सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ निबंध की बात करें तो इनके निबंध भी हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका कछुआ धर्म है इनका। ठीक है, साथ ही साथ पुरानी हिंदी। ठीक है, इस इनके निबंध हैं, इनको याद रखेंगे। और कुछ पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था दोस्तों, यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दोस्तों जो कुछ पत्रिकाएं हैं उनका संपादन किया था, ये आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे समालोचन। ठीक है, क्या है? समालोचन। समालोचन हो गया। ठीक है, मर्यादा हो गया, मर्यादा, समालोचन, मर्यादा और प्रतिभा। ठीक है, ये तीनों पत्रिकाओं का नाम आपको याद रखना है। इनका संपादन किसने किया था?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ठीक है, आपको बताना है किस क्षेत्र की बोली को जो है काशिका कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मगध, बनारस, बैसवाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? बनारस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काशिका जो है दोस्तों, ये हिंदी का दोस्तों, हिंदी की एक क्या है? बोली है। ठीक है, ठीक है, हिंदी की बोली है दोस्तों ये। ठीक है, बोली। और ये जो है दोस्तों कहाँ बोली जाती है? बनारस यानी कि वाराणसी क्षेत्र में बोली जाती है। बनारस या वाराणसी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों काशिका जो है, इसे काशिका भोजपुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? काशिका भोजपुरी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? काशिका भोजपुरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? बनारस यानी कि वाराणसी क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? आपको बताना है सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। ऑप्शन देखिए, मागधी, ब्राचड़, अर्धमागधी या फिर पैसाची। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राचड़। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। सिंधी भाषा का जो विकास हुआ दोस्तों अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़ से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधी भाषा दोस्तों आप सभी जानते हैं, सिंधी भाषा दोस्तों ये एक भारतीय आर्य भाषा है। कौन सी भाषा है? आर्य भाषा है भारतीय। ठीक है, आर्य भाषा है। साथ ही साथ जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत में बोली जाती है दोस्तों सिंधी भाषा। इसमें संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं के शब्द शामिल हैं। आप सभी जानते हैं सिंधी भाषा में जो है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, अरबी, संस्कृत, अरबी और फारसी। ठीक है, संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं के शब्द इसमें दोस्तों शामिल हैं सिंधी भाषा में। साथ ही साथ आपको याद रखना दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है सिंधी भाषा को जो है इसको कब जोड़ा गया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत इसको जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है। देखिए सिंधी भाषा को जो है 1967 में, ठीक है, 1967 में जो है सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। ठीक है, याद रखेंगे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, यहाँ पर लिख लें 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए आंसर कीजिए इसका। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़कर मरोड़कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन देखिए, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, जॉर्ज गियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्या हो जाएगा राइट आंसर? संस्कृत का कोई भी शब्द जो है मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह किसने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम विलास शर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह किसका कथन है? आपको बताना है मेरे लिए हिंदी का प्रश्न जो है
स्वराज्य का प्रश्न है, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, किसका कथन है? मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, तो ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बताना है दोस्तों आपको जायसीकृत पद्मावत है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर बताना है। पद्मावत दोस्तों ये क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की? जायसी ने दोस्तों इसकी रचना की। ठीक है, तो ये क्या है ये बताना है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत क्या है? ये एक क्या है? रूपक काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मावत कैसा है दोस्तों? ये रूपक काव्य है। ठीक है, पद्मावत की रचना किसने की? दोस्तों जायसी ने की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रूपक काव्य क्या होता है? रूपक काव्य दोस्तों साहित्य में एक प्रकार का ये जो है अलंकार या साहित्यिक उपकरण है दोस्तों। ठीक है, क्या है? अलंकार या साहित्यिक उपकरण। अलंकार या साहित्यिक उपकरण। ठीक है, साहित्यिक उपकरण। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? साहित्य में एक प्रकार का अलंकार या साहित्यिक उपकरण है जिसमें एक वस्तु को सीधे तौर पर दूसरी वस्तु बता दिया जाता है, जिससे दोनों के बीच जो है अभेद स्थापित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? रूपक काव्य बोलते हैं। ठीक है, बात करें पद्मावत की दोस्तों, पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, इसकी रचना किसने की? रचना की दोस्तों इसकी किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि पद्मावत को जो है जायसी ने दोस्तों किस भाषा में लिखा है? ठीक है, तो पद्मावत को दोस्तों जायसी ने लिखा है अवधी भाषा में। किस में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों। पद्मावत को किसने लिखा है? जायसी ने। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है पद्मावत पद्मावत की जो रचना हुई कब हुई? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पद्मावत की जो रचना हुई दोस्तों ये हुई 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में जो है किसकी रचना हुई? पद्मावत की। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ठीक है, अंग दर्पण बताइए। राम सिंह, रसलीन, बेनी प्रवीण या फिर मुबारक? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का रसलीन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रसलीन की रचना है दोस्तों अंग दर्पण। ठीक है, रसलीन का जो पूरा नाम है दोस्तों क्या है? इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी। ठीक है, पूरा नाम पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। ठीक है, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, याद रखेंगे पूरा नाम इनका क्या है? सैयद गुलाम नबी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रसलीन से क्या करते थे? रसलीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, रसलीन उपनाम से क्या करते थे? रचनाएं लिखते थे, लेकिन इनका पूरा जो नाम था वो था सैयद गुलाम नबी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो अंग दर्पण इन्होंने लिखा है, ठीक है, अंग दर्पण, इसकी रचना कब हुई आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अंग दर्पण की रचना हुई दोस्तों 1737 में। ठीक है, 1737 ईस्वी में रचना हुई दोस्तों अंग दर्पण की। ठीक है, अंग दर्पण में दोस्तों कुल जो है कितने दोहे हैं आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अंग दर्पण में दोस्तों 180 दोहे हैं। ठीक है, कितने हैं? 180 दोहे हैं दोस्तों, जो नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या वर्णन करते हैं? नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। अंग दर्पण दोस्तों किसने लिखा है? रसलीन ने लिखा है। कब लिखा? ठीक है, इसमें कितने दोहे हैं? ठीक है, और साथ ही साथ इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? आपको बताना है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ऑप्शन देखिए, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, महेश दत्त शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का राइट आंसर? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने आदिकाल की अंतिम जो सीमा बताई है, कितनी बताई है? ठीक है, इन्होंने आदिकाल की जो अंतिम सीमा बताई है वो बताई है 1400 ईस्वी तक। ठीक है, कितनी बताई है? 1400 ईस्वी तक मानी है इन्होंने, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उदयभान चरित के लेखक हैं। आपको बताना है उदयभान चरित के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? उदयभान चरित के लेखक कौन है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसा अल्लाह खां। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। इंसा अल्लाह खां की रचना है दोस्तों ये उदयभान चरित। ठीक है, याद रखेंगे। इंसा अल्लाह खां की बात करें दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये एक प्रसिद्ध जो है उर्दू कवि और हिंदी साहित्यकार है दोस्तों। ठीक है, इंसा अल्लाह खां। और साथ ही साथ इनकी आपने जो वो पढ़ी होगी कहानी, ठीक है, प्रथम कहानी जो मानी जाती है हिंदी की, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी को जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसकी रचना किसने की? इंसा अल्लाह खां ने। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, इंसा अल्लाह खां का मूल नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां का जो पूरा जो मूल नाम था इनका क्या था? सैयद इंसा अल्लाह खां। ठीक है, क्या था इनका मूल नाम? था सैयद इंसा अल्लाह खां। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, रानी केतकी की कहानी को ही जो है उदयभान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो या फिर कुंभन दास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुकरी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों मुकरी? ठीक है, मुकरी दोस्तों एक प्रकार की जो है ये एक पहेली नुमा कविता होती है। क्या होती है? पहेली नुमा। ठीक है, पहेली नुमा कविता, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकरी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको कह मुकरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मुकरी को कह मुकरी, कह मुकरी। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकरी लिखने का सर्वोत्तम प्रयास किस कवि ने किया था? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। का नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, पूछा जाएगा आपको कि मुकरी का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो मुकरी का आविष्कार किया दोस्तों अमीर खुसरो ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह एक दोस्तों मनोरंजक और बौद्धिक कविता का प्रकार है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे इससे मुकरी से दोस्तों। मुकरी एक प्रकार की पहेलीनुमा कविता होती है जिसमें पहले की गई बात से मुकर कर एक अलग और छिपा हुआ अर्थ इसमें बताया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुकरी बोलते हैं।
ठीक है। इसको कह मुकरी भी बोलते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका आविष्कार जो है किसने किया? अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये आप सभी जानते हैं अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए, इसका आंसर कीजिए। 10, 12, 16 या फिर 20? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मानी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अलवार भक्त दोस्तों आप जानती हैं ये भगवान विष्णु यानी कि नारायण की उपासना करने वाले तमिल संत कवि थे, ठीक है। भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले तमिल संत कवि, ठीक है, तमिल संत कवि थे, संत कवि। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या मानी गई है 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है दोस्तों आपने अष्टयाम की रचयिता कौन है? अष्टयाम, ऑप्शन देखिए, सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाभादास, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अष्टयाम किसने लिखा है? नाभादास ने, ठीक है। नाभादास के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, नाभादास जो है ये 16वीं शताब्दी के एक संत थे दोस्तों। इनका जन्म जो है 1570 के आसपास माना जाता है, ठीक है। 1570 के आसपास जो है माना जाता है इनका जन्म, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो पूछी जा सकती है आपको। नाभादास की तो जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वो है भक्तमाल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा भक्तमाल, ठीक है। भक्तमाल दोस्तों किसकी प्रसिद्ध रचना है आपको पूछा जा सकता है। नाभादास की जो है दोस्तों प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। जो अष्टयाम है दोस्तों, अष्टयाम जो है दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नाभादास ने दोस्तों अष्टयाम को किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। इसमें लिखा? ब्रज भाषा में लिखा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कबीर वाणी के डिक्टेटर थे किसने कहा है? ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है दोस्तों। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर कहा है दोस्तों। क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि कबीर अपनी बातों को सीधे और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने में माहिर थे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नामदास। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए, जायसी हैं सूफी काव्यधारा के, कुतुबन भी हैं, ठीक है, मुल्ला दाऊद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मंझन है, मंझन, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ये सब जो है सूफी काव्यधारा के कवि हैं। यहाँ पर जो नामदास है दोस्तों, ये कौन है? ये सिख कवि हैं, सिख कवि, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन आज के सेशन में। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।